अरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे हम आज बात करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया। ये जो सब्जेक्ट है ये एक इलेक्टिव पेपर है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग आज बात करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं या फिर जो भी एडजस्टमेंट हम लोग इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा या जो भी अथॉरिटी है या गवर्नमेंट बॉडीज़ है उसके द्वारा फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ में, ताकि स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी मैनेज किया जा सके, मेंटेन रखा जा सके, ओवरऑल फंक्शनिंग जो है हमारा अच्छा से हो सके, इम्प्रूवमेंट उसमें जो है देखने को मिले, तो उसको जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो है कहा जाता है। दीज रिफॉर्म्स टाइपिकली एड्रेस इशूज रिलेटेड टू रेगुलेशंस, सुपरविजन्स, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर्स। ये सभी जो है मेनली इशूज जो है हमारा क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है, यानी पता लगाया गया है कि रेगुलेशन जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है, सुपरविजन्स, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो कुछ फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स जो है आपके इम्प्लीमेंट किए गए हैं रिसेंट ईयर में, जो कि सबसे पहला है आपका स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रिफॉर्म में क्या किया गया है, फोकस किया गया हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे, ताकि जो भी रिस्क टेकिंग और सिस्टमेटिक क्राइसिस है उससे प्रिवेंट किया जा सके। इसके अंतर्गत हमारा इंक्लूड होता है न्यू रेगुलेशंस और रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, ताकि हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। बैसेल थ्री जो है ये एक सेट है इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस का, जो कि डेवलप किया गया आपका बैसेल कमेटी के द्वारा ऑन बैंकिंग सुपरविजन के लिए। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो रेजिलियंस है उसे इम्प्रूव किया जा सके, जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है बैंकिंग का उस लेवल पे हाई लेवल के साथ मेंटेन किया जा सके कैपिटल और लिक्विडिटी बफर्स को। डोड फ्रैंक एक्ट जो है ये इनेक्टेड हुआ इन द रिस्पॉन्स टू 2008 ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस में। ये जो डोड फ्रैंक वेल स्ट्रीट रिफॉर्म्स है और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये दोनों साथ में ही, मतलब एक साथ सिग्निफिकेंटली रिफॉर्म किए गए थे आपका यूएस फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसका मेन काम ये था कि जो भी न्यू रेगुलेशंस है फॉर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए या फिर कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो जो था उसको क्रिएट किया गया और मेजर्स किए गए कि किस तरीके से इन्हेंस किया जा सके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और उसको फिर जो है इम्प्लीमेंट करने का काम किया। फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफॉर्म्स में फोकस किया गया कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ ही साथ हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, उसे भी उस ट्रांसपेरेंसी को और इम्प्रूव किया जा सके। इसमें इंक्लूड होता है हमारा मेजर्स सच एज रिक्वायरिंग cleaner disclosures of terms and fees, addressing predatory lending practices और establishing dispute resolution mechanism। तो ये सभी चीज़ों को क्या किया गया, देखा गया, और उस पर जो भी एक्शन लिया जा सकता था उस पर लिया गया। उसके बाद आपका आता है कारपोरेट गवर्नेंस। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ये इसका मेन उद्देश्य था कारपोरेट गवर्नेंस का, कि कारपोरेट गवर्नेंस जो प्रैक्टिसेस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसके अंतर्गत स्ट्रेंथनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंश्योरिंग इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये सभी जो है कारपोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। फिनटेक रेगुलेशन जो राइज है हमारा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक का,
उसमें क्या किया गया कि जो भी डिस्कशंस थे अराउंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के, उसको प्रमोट करने का काम किया गया फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी अभी आ रहे हैं, चल रहे हैं नए टेक्नोलॉजी, उसके साथ इसमें जैसे ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज, पीयर टू पीयर लेंडिंग, रोबो एडवाइज़र्स, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आता है। जो रिफॉर्म्स का मेन उद्देश्य था कि जो भी बैलेंसेज स्ट्राइक किए जा रहे हैं बिटवीन हमारा इनोवेशंस और पोटेंशियल रिस्क को मैनेज किया जा सके और इनकरेज किया जा सके इनोवेशंस को। रेगुलेशंस फ्रेमवर्क, जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है, इसका मेन रिफॉर्म का मेन उद्देश्य फोकस ये था कि जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क है, जो भी ट्रबल आ रहे हैं हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उसको इम्प्रूव किया जाए। इसके अंतर्गत डेवलपिंग मैकेनिज़्म, ताकि फेलिंग बैंक को रिजॉल्व किया जा सके एक ऑर्डरली मैनर में। जब भी हम लोग सिस्टमेटिक डिसरप्शंस मिनिमाइज हमारा होता है, तब सुपरविज़न और ओवरसाइट जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स है, उसमें जो है रिफॉर्म्स देखने को मिला हमारा कि जो भी सुपरवाइजरी कैपेसिटी है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का, उसको इन्हेंस किया जाए और रेगुलर स्ट्रेस टेस्ट को जो है कंडक्ट किया जाए, ताकि जो एसेस है हमारा रेजिलियंस का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसको कंडक्ट किया जा सके और एक बेटर फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जा सके। किसके लिए? तो मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविज़न के लिए। जो मार्केट स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है, वो उसका मेन एम ये था कि रिफॉर्म का कि जो कंपटीशंस है उसको इन्हेंस किया जा सके और मार्केट कंसंट्रेशन को कम किया जा सके, और जो भी मार्केट मैनिपुलेशंस, इनसाइडर ट्रेडिंग और कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, उन इश्यूज़ को पता लगाया जाए और उसे ख़त्म किया जा सके। हमारा कई सारे मेजर्स थे जिसको प्रमोट करने के लिए भी जो है मार्केट स्ट्रक्चर्स का रिफॉर्म किया गया, ताकि फेयर और इफ़िशिएंट मार्केट हो सके, सच एज स्ट्रेंथनिंग मार्केट सर्विलियंस, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत हमारा आता है। उसके बाद अगला बात करें टॉपिक, तो अगला टॉपिक है आपका रिव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो जो आरबीआई है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है फॉर्मुलेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज़ इंडिया में जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ लाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, ये आपका आरबीआई का ही काम होता है। आपको 20 मई 2023 को एक नोटिस मिला होगा कि 2000 का नोट जो है अब क्या हो गया है, बंद हो गया है। आरबीआई जो है उसे वापस ले रहा है। ये क्यों ले रहा है? ताकि जो कैपिटल मार्केट जो है या जो भी हमारा इम्पैक्ट है फाइनेंस का, उसको मैनेज किया जा सके। मैनेजमेंट बेटर करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें की जाती है। इसी तरीके से 2016 में भी जो है आपका नोटबंदी किया गया था, ताकि जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है उसे बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पे कई सारे इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ आरबीआई के द्वारा लाए गए हैं, वो इंडियन कैपिटल मार्केट में रिसेंट ईयर में जो है इन्फ्लुएंस किए हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट, आरबीआई एडजस्ट करता है इंटरेस्ट रेट को, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इन्फ्लेशंस हो गया, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। इन सभी को क्या करता है, मैनेज करने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। लोअर इंटरेस्ट रेट इनकरेज बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट विच कैन बूस्ट कैपिटल मार्केट एक्टिविटी। few years RBI has generally pursued an accommodative monetary policies stance
ताकि लोअरिंग इंटरेस्ट रेट हो, ताकि इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट मिल सके। दूसरा है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। आरबीआई जो है लिक्विडिटी जो भी आता है फाइनेंशियल सिस्टम में उसको भी मैनेज करने का काम करता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड कैश रिजर्व रेशियो। इन तरीकाओं से क्या करता है आरबीआई लिक्विडिटी जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम में है उसको मैनेज करने का काम करता है। ये जो टूल्स होता है वो इम्पैक्ट करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इन द कैपिटल मार्केट बाय एडजेक्टिंग जो भी लिक्विडिटी है हमारा सिस्टम में। और ये आरबीआई क्या करता है कि जो स्टेबिलिटी हमारा है या फिर जो भी क्रेडिट फ्लो हो रहा है हमारा प्रोडक्टिव सेक्टर्स में उसको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करने का काम जो है हमारा आरबीआई का होता है। उसके बाद आपका आता है रेगुलेटरी मेजर्स। इसमें क्या करता है कि जो आरबीआई होता है कई सारे रेगुलेटरी चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है, जैसे इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी। मार्केट में जो भी कैपिटल्स है उसको बेटर एफिशिएंसी जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है और हमारा एक इंटीग्रिटी के साथ यानी सत्यनिष्ठा के साथ जो है एक सेफ्टी जो है हमें प्रोवाइड करता है। दिस इंक्लूड्स इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मॉनिटरिंग सिस्टम रिस्क और जो भी मार्केट के ट्रांसपेरेंसी है उसको इन्हेंस करने का काम करता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारा प्रमोट इन्वेस्टर्स के द्वारा और उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि उन्हें और भी मौका मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और जो भी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसे भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। मार्केट डेवलपमेंट जो आरबीआई है ये सेवरल इनिशिएटिव जो है हमारा लेता है कैपिटल मार्केट जो है इंडिया का उसको डेवलप करने में या इन्हेंस करने के लिए। इसमें हमारा इंक्लूड्स होता है इंट्रोड्यूसिंग न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इम्प्रूविंग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इनकरेजिंग पार्टिसिपेशंस फ्रॉम डाइवर्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और जो भी इंस्टेंसेस है हमारा आरबीआई का जो प्रमोट करता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स, एलॉइंग कंपनीज, ताकि जो भी फंड्स वगैरह है उसको रेज किया जा सके और जो भी कर्ज है उसे ख़त्म किया जा सके। इट हैज़ ऑल्सो सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करता है कई सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ताकि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो हमारा बना रह सके, फंड्स में किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो सके। उसके बाद आपका आता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है एक एक्शन लेता है ब्रॉडर ताकि जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होता है हमारा इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंशियल को, ताकि वो कैपिटल मार्केट में रह सके। मतलब कौन कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इसका एक कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है ना। बस कॉन्फिडेंस ये बस नाम आता है कि ये इन्वेस्टर जो है पैसा दिया है, क्या दिया है, कितना दिया है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जो है यहाँ पे खुलकर नहीं बताया जाता है। और स्टेबिलिटी बनाया जा सके इन्फ्लेशन के में, इंटरेस्ट रेट में और जो भी एक्सचेंज रेट है उसमें, ताकि हमारा इफेक्टिव रेगुलेटरी ओवरसाइट जो है हमारा बना रह सके और बोल्स्टर इन्वेस्टर और सेंटिमेंटल और अट्रैक्ट डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कई सारे इन्वेस्टर जो है आ सके उसके लिए। तो आई होप कि आज का सेशन जो मॉड्यूल 3 था वो आपका कंप्लीट होता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया जो सब्जेक्ट है इसका। तो उम्मीद करते हैं कि मॉड्यूल 3 आपको बेटर तरीके से समझ में आया हो। बाकी अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपका बेटर हेल्प किया जा सके। थैंक यू सो मच।